नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों, आज सुबह हम क्लास नहीं ले पाए ड्यू टू माय बैड हेल्थ। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस वजह से आपकी क्लास आज दोपहर में 3 बजे हो रही है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। चलिए, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी के कोर्स में, जहां पर हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को थीम वाइज कवर कर रहे हैं। और अब हम तीसरी इकाई शुरू कर चुके हैं। हम यूनिट 3 की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी और भूकंप का अध्ययन करना है, जिसमें हमें अर्थ के इंटीरियर, वोल्केनो और अर्थक्वेक को स्टडी करना है। और इसी के तहत हमने पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया था, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। बेसिकली हम आने वाले समय में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरनमेंट और ओशियनोग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो कम से कम हमें इनके बारे में एक बेसिक आइडिया तो हो कि आखिर इनका अर्थ क्या होता है। इसीलिए हमने 6वीं क्लास के 5वें अध्याय को चुना है, जिसमें पृथ्वी के परिमंडलों की चर्चा की गई है, जिसमें अर्थ के मेजर डोमेन को एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले एक बार 5 मिनट में हम पुरानी क्लास को रिवाइज करेंगे, फिर हम नए टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारी पृथ्वी में कुल 4 परिमंडल हैं, टोटल 4 डोमेन है। पहला परिमंडल है जिसे हम लिथोस्फियर या स्थल मंडल कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के लिथोस शब्द से मिलकर के बना है और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर या स्टोन। फिर दूसरा मंडल हमने देखा था, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हिंदी में हम इसे वायुमंडल कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के एटमोस शब्द से मिलकर के बना हुआ है और एटमोस का अर्थ होता है वाष्प या वेपर। फिर तीसरा मंडल हमने देखा था, इसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। इसे हम जल मंडल के नाम से जानते हैं। यह ग्रीक भाषा के ह्यूडोर शब्द से बना हुआ है, तो इसे हम हाइड्रोस्फेयर या जल मंडल के नाम से जानते हैं। और फिर दोस्तों, आखिरी में हमने देखा था बायोस्फीयर, जिसे हम जीव मंडल कहते हैं और यह भी ग्रीक भाषा के बायोस शब्द से मिलकर के बना हुआ है और बायोस का अर्थ होता है लाइफ या जीवन। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने लिथोस्फीयर को डिटेल में पढ़ना शुरू किया था। तो लिथोस्फीयर के बारे में हमने जाना था कि हमारी पृथ्वी की सतह का, हमारे अर्थ के सरफेस का ठोस भाग, सॉलिड हिस्सा, जो कि चट्टानों, रॉक और सॉइल लेयर या मिट्टी की परतों से बना हुआ है। तो हमारी पृथ्वी का वह ठोस हिस्सा जो कि चट्टानों और मिट्टी की परतों से निर्मित है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट रॉक एंड डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज द लिथोस्फीयर। हमने यह भी देखा था कि स्थल मंडल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है महाद्वीप, जो बड़े स्थलीय भाग हैं, जो लार्ज लैंड मासेस हैं, उन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। और दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों महासागरीय बेसिन, ओशनिक बेसिन। और महासागरीय बेसिन की जो संख्या है वो 5 है, क्योंकि 5 महासागर पाए जाते हैं। क्लियर? तो एक होते हैं महाद्वीप और दूसरे होते हैं महासागरीय बेसिन, कॉन्टिनेंट एंड दी ओशनिक बेसिन। फिर यहीं पर हमने 2 कंसेप्ट भी डिस्कस किए थे। हमने 2 अंतर को डिस्कस किया था। एक शब्द हमने पढ़ा था जल संधि, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, और दूसरा शब्द हमने पढ़ा था स्थल संधि, जिसे इंग्लिश में हम इस्थमस कहते हैं। जल संधि का सीधा सा अर्थ है दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है और 2 स्थलीय राशियों को आपस में अलग करती है। इट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडी एंड इट सेपरेट टू
लैंड मासेस। इसका एक उदाहरण भी हमने डिस्कस किया था। तो जल संधि के उदाहरण में हमने देखा था कि भारत और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसे पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट कहा जाता है। तो पाक जल संधि अलग करती है दो स्थलीय भाग, अर्थात भारत के तमिलनाडु को और श्रीलंका के जाफना को, और यह जोड़ती है बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से बे ऑफ पाक के साथ, बे ऑफ बंगाल को बे ऑफ पाक के साथ जोड़ती है। इसका नाम पाक जल संधि रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है, जो कि मद्रास के गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। स्थल संधि के बारे में हमने पढ़ा था, इस्थमस के बारे में हमने पढ़ा था कि यह दो जल राशियों को अलग करती है, दो वाटर बॉडी को सेपरेट करती है, जबकि दो स्थलीय भागों को आपस में जोड़ती है। और याद रखिएगा, स्थल संधि हमेशा स्थलीय भाग होता है, जो इस्थमस है वो हमेशा एक लैंडमास होता है, जबकि जल संधि हमेशा एक जलीय राशि होती है, हमेशा एक वाटर बॉडी होती है। तो स्थल संधि की परिभाषा बनी थी एक ऐसा स्थलखंड जो दो जल राशियों को अलग करे और दो स्थलीय भागों को जोड़े। अ लैंड मास विच कनेक्ट्स दी टू लैंड मासेस एंड सेपरेट दी टू वाटर बॉडी। और जल संधि की परिभाषा बनी थी ऐसा जलीय भाग दो जल राशियों को जोड़े और दो स्थलीय भागों को अलग करे। वाटर बॉडी विच सेपरेट two land masses and connect to water body is known as the strait। हमने स्थल संधि का उदाहरण भी देखा था, और स्थल संधि के उदाहरण में इस्थमस के एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि मध्य अमेरिका में स्थित है। मध्य अमेरिका वो इलाका है, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, इसके बीच का जो इलाका है इसे सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका कहा जाता है। तो पनामा स्थल संधि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है, जबकि अटलांटिक महासागर को पैसिफिक महासागर से अलग करती है। अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से अलग करती है। अटलांटिक ओशियन में कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन में गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में पनामा की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर को आपस में अलग करती है, जबकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। और अगर आपसे पूछे कि ये किन देशों के बीच में है, तो जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ एक देश मिलेगा जिसका नाम है कोस्टा रिका, यहाँ एक देश मिलेगा साउथ अमेरिका में जिसका नाम है कोलंबिया, और बीच में एक कंट्री मिलेगी, इस देश का नाम है दोस्तों पनामा। और इसी देश में बेसिकली ये स्थल संधि है जिसे हम पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं, जिसे हम पनामा इस्थमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बातों की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिकॉल कराने से आपके दिमाग में भी वो कहानी स्पष्ट तौर पर याद आ गई होगी। एक छोटा सा डाउट आया है आप लोगों का, कुछ लोगों ने पूछा है, और ऐसे डाउट सुन के सच बताऊं मैं जनरली गुस्सा नहीं करता, पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। आप में से कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सर लेक्चर 16 का नोट्स कहाँ मिलेगा। तो जब आपको ये जानकारी दे दी गई है दोस्तों कि एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने लेक्चर 1 से लेक्चर 16 तक का एक कंबाइंड PDF डाला है। तो कंबाइंड PDF में सारे लेक्चर आ जाएंगे। अब आप मुझे बताइए एज अ स्टूडेंट, क्या आपको अलग अलग PDF पढ़ना पसंद है या फिर एक कंबाइंड PDF पढ़ना पसंद है? तो मैं ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। ट्रस्ट में, ये बात आप माने या ना माने, पर जितना ख्याल हम आपका रख रहे हैं कि आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हम शॉर्ट नोट भी हमने तुरंत अपलोड कर दिए। अगर आप जाकर के देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो हमने आपसे कल ही कहा था कि मैं आपको शॉर्ट नोट दे दूंगा, तो मैंने अक्षांश और देशांतर के शॉर्ट नोट भी अपलोड कर दिए हैं। और साथ ही साथ में आप देखिएगा तो पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ के शॉर्ट नोट भी हमने डाल दिए। तो जब भी आप डाउट पूछते हैं, पहले लेक्चर को देखो, सुनो जो बातें यहाँ पर हम बता रहे हैं,
फिर आप डाउट पूछो। ये इसलिए जरूरी है कि आगे जिस सेवा में आप जा रहे हो, अगर इस इमेच्योरिटी के साथ आप आगे जाओगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई बात कहें, जो भी बात आप रखें, उसमें मेच्योरिटी झलकनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक खबर पढ़ी कि साहब फला फला जगह पर कोई घटना हो गई है, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, तो क्या आप पूरा महकमा लेकर के चले जाएंगे वहां पर? एज एन ऑफिसर आपकी पहली बात तो यही है कि जो भी बात आप कर रहे हैं उसके पीछे जो आधार हैं उनको आप चेक करें। ठीक है, जब आप आगे जाकर के बनेंगे ऑफिसर तो उन आधारों को चेक करें, और कोई भी जानकारी मिलती है तो पहला दायित्व तो यह है कि उसे वेरीफाई करना चाहिए आपको। ठीक है, दैट्स नॉट गुड अप्रोच, ये अच्छी अप्रोच नहीं है आप लोगों की। तो चीज़ों को समझ के आपकी बातों में, आपके कमेंट में, आपके डाउट में अभी से वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी दिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज एन एस्पिरेंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं वो ये सेंस ऑफ मेच्योरिटी भी आके दिखाएंगे कुछ भी डाउट या कमेंट करने से पहले। इट मीन्स अलॉट। हम सारे फीडबैक और कमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए ये बहुत मीन करता है जब भी आप कोई बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हमने स्थल मंडल के तहत महाद्वीपों का अध्ययन करना है। जो लिथोस्फीयर है इसके अंदर हमें कॉन्टिनेंट को स्टडी करना है। और अब बेसिकली ना दोस्तों हमारा मैप वर्क शुरू हो रहा है, तो अब हम मैपिंग करने वाले हैं। इस मैपिंग में हम क्या क्या जानेंगे? तो इस मैपिंग में हम सातों महाद्वीपों की स्थिति का अध्ययन करेंगे, सातों कॉन्टिनेंट की लोकेशन को स्टडी करेंगे। हम ये भी जानेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, और उस महाद्वीप में अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो उसको भी हम जानेंगे, जो 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सो मेक श्योर कि आप भी मेरे साथ एटलस में देख के जरूर मैपिंग कर रहे हैं ताकि आपको ये बातें याद रहे। अच्छा, पहले एक चीज और समझ लो, दिशा के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए दिशा इस तरह से काम करती है, ये देखिए नॉर्थ है, ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है। ये क्या है? वेस्ट है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है। अब अगर ये बीच वाला इलाका आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये नॉर्थ ईस्ट है, ये उत्तर पूर्व है। ये इलाका पूछा जाए तो क्या है? सर ये साउथ वेस्ट है, ये दक्षिण पश्चिम है। ये कौन सा इलाका है? तो आप कहेंगे सर ये साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व है। और ये कौन सा इलाका है? सर ये नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम का इलाका है। सर ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ भारत का मैप बनाया और हमने आपसे कहा कि भारत में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो कैसे बताएंगे आप? आप क्या कहेंगे कि भारत में वहां पर बंगाल की खाड़ी है, भारत में यहाँ पर अरब सागर है, क्या इस तरह से बताएंगे? नहीं। आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। और स्पेसिफिकली अगर आपको कहना हो तो अगर डायरेक्शन के हिसाब से आप देखें, अगर भारत में आप डायरेक्शन बनाएंगे तो ये जो इलाका है विशेष तौर पर ये कहाँ पर पड़ता है? तो पश्चिम में, और थोड़ा सा इलाका इसका दक्षिण में भी, पूर्व और दक्षिण में, और ये दक्षिण और पश्चिम में। तो इस तरह से डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप महाद्वीपों के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो जब भी आप उन्हें समझाएं, जैसे आपको बताना है कि साहब ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपने बताना है। तो क्या आप ऐसे बताएंगे कि सर नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अमेरिका? बुरा नहीं है, सामान्य अगर मुझे आपको समझाना है तो मैं ऐसे ही समझाऊंगा, लेकिन पेपर में हम ये भाषा नहीं लिख सकते। पेपर में हमें यही लिखना होगा कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर में उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। अब यहाँ पर महासागर भी पाए जाते हैं, जैसे जब आप मैप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर महासागर है। यहाँ देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है। तो अब अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे बताएंगे? आप सिंपल कहेंगे कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, जबकि उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, अटलांटिक ओशन लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ
नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये डायरेक्शन के बारे में पता होना और इनका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप के बारे में, जो पृथ्वी का जितना भी स्थलीय भाग है उसका ऑलमोस्ट 1/3 बनाता है, और इस महाद्वीप का नाम है एशिया। आप देख सकते हैं ये पूरा एशिया महाद्वीप है। तो चलिए अब मैपिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में, इस पूरे भाग में, यहां पर एक महासागर दिखाई देगा जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। फिर जब आप इसके पूर्व में आएंगे तो यहाँ एक महासागर है जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं, और जब आप इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ एक महासागर है इंडियन ओशियन। फिर आप यहाँ देखें कि इसके पश्चिम में क्या क्या दिखाई देगा। तो इसके पश्चिम में एक महाद्वीप है यूरोप, बीच में यहाँ एक और महाद्वीप है अफ्रीका, बीच में छोटे छोटे सागर हैं जिनकी चर्चा हमें अभी नहीं करना है, बाद में करना है। फिलहाल हमें मोटे मोटे तौर पर यह समझ में आता है एशिया के मानचित्र को देखने के बाद कि अगर इस तरह से हम एशिया का मानचित्र बनाएंगे तो यहाँ पर हमें आर्कटिक ओशियन देखने मिलेगा, यहाँ पर इंडियन ओशियन हिंद महासागर है, और यहाँ प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन है। यहाँ आप देखेंगे तो एक महाद्वीप देखने मिलेगा यूरोप, और यहाँ एक महाद्वीप देखने मिलेगा अफ्रीका। बीच में सागर हैं, अभी हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ आप देखें दोस्तों कि यूरोप और एशिया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जो बाउंड्री बनाता है वो बाउंड्री बनाने का काम करता है यूराल पर्वत। रूस में स्थित है ये यूराल पर्वत। तो रूस का जो यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप के बीच में एक सीमा बनाता है, एक बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाता है। तो जवाब होगा यूराल पर्वत। एक बात, दूसरी बात हमने ये भी डिस्कस किया था कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, एशिया कॉन्टिनेंट के जब आप साउथ में जाएंगे तो यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला स्थित है। यहाँ पर दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज लोकेटेड है, और इस पर्वतमाला का नाम है हिमालय। और हमने देखा है अभी अभी कि हिमालय में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, यह नेपाल में स्थित है। तो एशिया के बारे में एक तो हमें यह पता चला कि एशिया किस कहां से घिरा हुआ है, दूसरी बात हमें पता चली कि यहाँ पर एक पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाता है, इसे यूराल पर्वत कहा जाता है। और एशिया के दक्षिण में स्थित है हिमालय माउंटेन रेंज जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, और यहाँ पर स्थित है तिब्बत का पठार, टाइबेटन प्लेटू, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो अभी एशिया के बारे में हमें सिर्फ इतनी ही बातें याद रखना है। अब आपका काम क्या है कि एटलस में आप देखें, आप ये भी पता करें कि ये सागर कौन सा है जो अफ्रीका और एशिया के बीच में आ रहा है, यहाँ पर यह कौन सा सागर है जो एक प्रकार से यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। ये छोटा छोटा काम आपको करना है। तो हमें यह पता चलता है कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो ऑलमोस्ट पूरे लैंडमास के 1/3 एरिया को कवर किए हुआ है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालयन लोकेटेड है, और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है। यूराल माउंटेन जो है वो एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाता है। बहुत हद तक कैस्पियन सागर भी यही काम करता है, पर विल सी नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, एशिया के बाद जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। अफ्रीका जिसे क्रेडल ऑफ, जिसे बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कहा जाता है, मानव की सभ्यता का जन्मदाता कहा जाता है अफ्रीका। ठीक, अब अफ्रीका को ध्यान से देखेंगे, ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो पहले इसके मैप को ध्यान से आप देखें कि अफ्रीका के
जब आप पश्चिम में देखते हैं तो यहाँ अटलांटिक महासागर दिखाई देता है, अटलांटिक ओशन। जब आप इसके दक्षिण में देखते हैं तो यहाँ बहुत हद तक इंडियन अटलांटिक ओशन मिलते हुए दिखाई देते हैं और नीचे आने पर सदर्न ओशन दिखाई देता है। जब आप इसके पूर्व में जाते हैं तो यहाँ इंडियन ओशन दिखाई देता है, इंडियन ओशन। और जब आप इसके उत्तर में होते हैं, उत्तर में, तो यहाँ आपको यूरोप दिखाई देता है। ये इसका एक बेसिक मैप है, ठीक है। तो एक तरफ इसके अटलांटिक ओशन है, एक तरफ इसके इंडियन ओशन है, दोनों यहाँ मिल जाते हैं आपस में। तो एक दो तो महासागर हो गए। फिर यहाँ पर आप देखें यूरोप महाद्वीप है, यूरोप है। इस हिस्से में एशिया महाद्वीप आपको दिखाई देगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये इनसे घिरा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यूरोप के बारे में वो पढ़ते हैं। यूरोप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं, माफ करें। 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं, 3 मेजर लैटिट्यूड अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं। सबसे पहली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अर्थात कर्क रेखा। कर्क रेखा यूरोप से होकर के अफ्रीका से होकर के जाती है। और हमने पढ़ा था कर्क रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री का नदर्न लैटिट्यूड, ठीक है। फिर दूसरा है भूमध्य रेखा, अर्थात इक्वेटर। इक्वेटर भी अफ्रीका से होकर के जाती है। इक्वेटर का मतलब है 0 डिग्री का अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और तीसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश है, वह भी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जहां से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं होकर के गुजरती हैं, 3 मेजर लैटिट्यूड होकर के गुजरती हैं, विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब तक 2 बातें हमने समझ ली। पहली बात, अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरी बात, अफ्रीका से 3 अक्षांश रेखाएं होकर के गुजरती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। अब यहां पर देखें, अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसका नाम है नील, जिसे इंग्लिश में नाइल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब कहां पर है ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर अफ्रीका का आप मैप बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो नदी है, इस तरह से हम मैप बनाते हैं। तो अभी हमने बताया कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो ये नदी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में दुनिया की सबसे लंबी नदी बहती है, जिसका नाम है नील नदी। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप ये पता करेंगे कि नील नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर के खत्म होती है। साथ ही साथ आप एटलस में ये भी देखेंगे कि नील नदी कितने देशों से होकर के गुजरती है और किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ 2 प्रमुख पर्वत भी स्थित हैं, 2 मेजर माउंटेन रेंज भी हैं। अफ्रीका के उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ एटलस पर्वत दिखाई देगा, एटलस माउंटेन दिखाई देगा। और जब आप इसके बिल्कुल दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दिखाई देगा। तो अब हमें अफ्रीका के बारे में क्या क्या पता है, एक बार हम चीजों को समराइज करते हैं। सर, हमें अफ्रीका के बारे में पता चला कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सर, अफ्रीका के उत्तर में, या हम एग्जैक्टली कहें तो उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत है, एटलस माउंटेन है। सर, अफ्रीका के दक्षिण में, साउथ में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। सर, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में दुनिया की सबसे लंबी नदी बहती है, जिसे नील नदी कहा जाता है। 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं, जिसमें कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शामिल है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर शामिल है, और मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न शामिल है, ये अफ्रीका से होकर के गुजरती है।
बिल्कुल बेसिक मैपिंग है, सामान्य मैपिंग है, लेकिन यहां से भी बहुत छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अब हम तीसरे महाद्वीप पर चलेंगे, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है और उत्तर अमेरिका में ही स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आइए देखते हैं, जब नॉर्थ अमेरिका के मैप को आप देखते हैं तो इसका जो पश्चिमी भाग है वह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। इसका जो उत्तरी भाग है वो आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है। और जब आप इसके पूर्वी भाग को देखते हैं तो यहाँ अटलांटिक महासागर नजर आता है और दक्षिण में निश्चित तौर पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर तो है ही, पर उसके साथ साथ साउथ अमेरिका भी नजर आता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी दिखाई देता है। तो ये एक बेसिक सी बात है कि ये महाद्वीप जो 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ऊपर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है और यहाँ अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका कितने महासागरों से घिरा था? 2, एक तरफ अटलांटिक महासागर और दूसरी तरफ हिंद महासागर। ठीक है, इस तरह से एशिया कितने महासागर से घिरा था? 3, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है। तो इस तरह से प्रश्न भी बन जाते हैं, बहुत बेसिक से प्रश्न है लेकिन पूछ लिए जाते हैं। चलिए नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम चर्चा करें तो 2 बातें आपने याद रखना है। पहली बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ से 2 प्रमुख अक्षांश होकर के गुजरते हैं। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। आप देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका में यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है मैक्सिको, यहाँ से होकर के गुजर रही है। दूसरा, यहाँ से एक और अक्षांश होकर के गुजरता है जिसे हम आर्कटिक सर्कल का नाम देते हैं, वो भी उत्तर अमेरिका से होकर के गुजरता है, वो भी नॉर्थ अमेरिका से होकर के गुजरता है। यहाँ पर 2 प्रमुख पर्वत हैं। एक तो यहाँ पर है रॉकी पर्वतमाला, बहुत फेमस है। सीधे सीधे सवाल बनते हैं कि रॉकी पर्वत कहाँ पर है, रॉकी माउंटेन कहाँ पर है, तो जवाब देंगे नॉर्थ अमेरिका। और दूसरा यहाँ पर है अपलेशियन पर्वत, बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है अपलेशियन पर्वत। अब रॉकी पर्वत अगर आप बताएंगे तो आप कहेंगे कि उत्तर अमेरिका के पश्चिमी इलाके में, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में रॉकी माउंटेन पाया जाता है, जबकि उत्तर अमेरिका के पूर्व में, ईस्ट में अपलेशियन पर्वत पाया जाता है, अपलेशियन माउंटेन पाया जाता है। तो सर नॉर्थ अमेरिका के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? अगर हम इसे एक बार समराइज करें तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका का मैप बनेगा। हम बताएंगे कि यह दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन मिलेगा, यहाँ साउथ अमेरिका स्थित है, यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर रॉकी पर्वत स्थित है, रॉकी माउंटेन है, और यहाँ पर अपलेशियन पर्वत स्थित है। एक तो यहाँ से आर्कटिक सर्किल होकर के गुजरता है विच इज 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और दूसरा यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथे महाद्वीप की बात करते हैं, 4th कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। चौथा बड़ा महाद्वीप दुनिया का जो है दोस्तों वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जब आप देखते हैं तो इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, इसके पूर्व में अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और जब आप इसके उत्तरी भाग को देखते हैं तो यहाँ पनामा स्थल संधि, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब कुछ दिखाई देते हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है नॉर्थ अमेरिका की। अब इसके बारे में ना 1-2 बड़ी बातें जो आपको याद रखनी ही है। पहली बात, यहाँ दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला स्थित है जिसे कहा जाता है एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन रेंज। 2 प्रश्न बनेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड? जवाब होगा हिमालय पर्वतमाला जो कि एशिया में स्थित है।
दूसरा प्रश्न पूछेगा दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। जवाब होगा एंडीज पर्वतमाला। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में भी कहां पर है? तो आप बताएंगे कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में है, वेस्टर्न पार्ट में है, और उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, नॉर्थ से साउथ तक फैली हुई है। ठीक है। दूसरा तथ्य कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है, इसका नाम है अमेजन। यहीं पर अमेजन के जंगल भी हैं दोस्तों, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे तो साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड फ्लो करती है, जिसका नाम है अमेजन। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछेगा तो वो है नाइल, जो कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में बहती है, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में बहती है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि बताइए दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो जवाब होगा अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में बहती है, साउथ अमेरिका के नदर्न पार्ट में बहती है। इतनी बातें आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में याद रखना है। क्या क्या याद रख रहे होंगे? अगर ये आपने साउथ अमेरिका बनाया तो सर ये चौथे नंबर का बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ अटलांटिक ओशियन है। इसके अलावा आप बताएंगे कि यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विच इज एंडीज। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है, विच इज अमेजन रिवर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पांचवें बड़े महाद्वीप की बात करेंगे, और इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिक महाद्वीप। ग्लोब में जब आप इसे ग्लोब में देखते हैं दोस्तों, तो ये एग्जैक्टली या अलग से मैप में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। आई डोंट थिंक सो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देता है। मैं एक मैप आपको दिखाता हूँ अंटार्कटिक महाद्वीप का। अंटार्कटिक महाद्वीप जो है वो लगभग मान के चले कि अंटार्कटिक वृत्त से लेकर के दक्षिण ध्रुव वाले इलाके में फैला हुआ है। इस तरह दिखाई देता है अंटार्कटिक महाद्वीप, जो कि दुनिया का पांचवा बड़ा महाद्वीप है, और यहीं पर स्थित है दक्षिण ध्रुव। इसी महाद्वीप में दक्षिण ध्रुव स्थित है। उत्तरी ध्रुव कहां पर है? तो वो आर्कटिक महासागर में है, वो आर्कटिक ओशियन में है। लेकिन दक्षिण ध्रुव कहां पर है? अंटार्कटिक महाद्वीप में है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इसके चारों तरफ 60 डिग्री के अक्षांश तक, 60 डिग्री के लैटिट्यूड तक एक महासागर फैला हुआ है। 60 डिग्री के अक्षांश तक एक महासागर फैला हुआ है, और इसी महासागर को कहा जाता है दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन, जो अंटार्कटिक महाद्वीप की सीमा से 60 डिग्री के अक्षांश तक फैला हुआ है। दिस इज नोन एज दी सदर्न ओशियन। और इसी के पास आप देखेंगे इस रॉस सागर भी है, रॉस सागर है, रॉस सी, वेडल सी, ये सब आपको यहीं देखने के लिए मिलता है। ये महाद्वीप, इसमें बर्फ जमी रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिक वृत्त के नीचे है ये, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के और नीचे स्थित है। तो क्लियर आपको, और ऊपर माफ करिए स्थित है, तो ये यहां से समझ में आएगा कि यहाँ बहुत ठंड रहेगी। हमने देखा था कि इसके ऊपर का जो इलाका होता है वो शीत कटिबंध का इलाका होता है, वो फ्रिजिड जोन का इलाका होता है, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें बहुत तिरछी हो जाती हैं, सनरेज बहुत ज़्यादा टिल्ट हो जाती हैं। इवन दे डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, वो 36 से भी ज़्यादा ऊपर नहीं उठती हैं, जिस वजह से यहाँ भयंकर ठंड होगी और यहाँ बर्फ जमी रहती है। यही कारण है कि इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, इसे सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बारे में बस यही बात आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर बर्फ जमी रहती है, और साथ ही साथ इस महाद्वीप के चारों ओर एक महासागर है जिसे दक्षिणी महासागर कहा जाता है, जिसे सदर्न ओशियन
कहा जाता है? ये वाला हिस्सा आपको याद रखना है। मे बी दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। तो पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका और पांचवा अंटार्कटिक। अब छठवें और बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप की बात करेंगे, इसका नाम है दोस्तों यूरोप। यूरोप, ठीक है। अब यूरोप को जब आप देखते हैं तो यूरोप के पूर्व में आप जाएंगे तो एशिया मिलेगा, इसके पश्चिम दक्षिण में जाएंगे तो भूमध्य सागर दिखाई देगा, अफ्रीका दिखाई देगा, भूमध्य सागर दिखाई देगा। पश्चिम में जाएंगे अटलांटिक महासागर और उत्तर में जाएंगे तो आर्कटिक ओशियन। मतलब अगर देखा जाए कि यूरोप कितने महासागरों से घिरा हुआ है, यूरोप कितने ओशियन से घिरा हुआ है, तो दो ही महासागर हैं, अटलांटिक महासागर जो कि इसके पश्चिम में है, वेस्ट में है, और एक आर्कटिक महासागर जो कि इसके उत्तर में स्थित है। बाकी आप देखें तो यहाँ मेडिटेरियन सी है जो इसके दक्षिणी भाग में है, और यहाँ आप देखेंगे तो यूराल पर्वत और एशिया से ये जुड़ा हुआ है। अब बीच में ना एक हिस्सा है जो यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, और कई बार इन दोनों को एक साथ यूरेशिया बोल दिया जाता है। तो यूरोप और एशिया को एक साथ यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप इसलिए जरूरी है कि यह दुनिया के सबसे विकसित महाद्वीपों में से एक है। इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। यहां पर एक पर्वत आप याद रखेंगे, आल्प पर्वत। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आल्प पर्वतमाला कहां पर है, वो यूरोप में स्थित है, और यूरोप में आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, साउथ वेस्ट में आल्प पर्वत देखने मिलेगा। आपके लिए एक और होमवर्क, एटलस में यूरोप का मानचित्र खोलेंगे और वहां आल्प पर्वत के बारे में देखेंगे, और जितने भी आज पर्वत हमने पढ़े हैं, अफ्रीका का एटलस और ड्रैकन्सबर्ग, नॉर्थ अमेरिका का रॉकी और अपलेशियन पर्वत, ठीक है, साउथ अमेरिका का एंडीज पर्वत, एशिया का हिमालय पर्वत, एशिया यूरोप के बीच में यूराल पर्वत, इन सभी को आज आप अलग अलग मैप में, वर्ल्ड मैप की जो एटलस होगी उसमें जाकर के विस्तार से देखेंगे, कुछ बातें समझेंगे, जानेंगे कि वहां पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो धीरे धीरे करके आपका जो एटलस का नॉलेज है वो बहुत बेहतर होते जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप के बारे में। तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप छोटा है, और छोटा होने के अलावा ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। यही कारण है कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब द्वीप की परिभाषा क्या होती है? एक छोटा सा स्थल भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, a very small landmass which is surrounded by water। ठीक है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो इसकी साइज भी छोटी है और ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। यही कारण है कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब यहां पर दोस्तों आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। महासागर की बात करें तो यहाँ दोस्तों इंडियन ओशियन दिखाई देगा और यहाँ आपको प्रशांत महासागर दिखाई देगा। बहुत उत्तर में आप जाएंगे तो यहाँ इंडोनेशिया और कुछ देश दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा देश है जिसे हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। तो ये है दोस्तों वो सारी बातें जो कि हमें 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में महाद्वीपों के बारे में दी गई थी। देखिए हमने यहाँ टेबल बना करके लिख दिया है, तो बस आपको एक बार पढ़ना होगा। टेबल में सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा, सहारा मरुस्थल रह गया। ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कहाँ पर स्थित है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। बाकी सारी बातें हमने पढ़ ली। अंटार्कटिक में जैसा हमने कहा कि बर्फीला महाद्वीप है, तो कोई भी मानव इंसान नहीं रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ शोध संस्थान हैं। तो भारत के शोध संस्थानों में दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और
भारतीय है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आप देखें तो ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में आता है, मकर रेखा यहां से होकर के जाती है। अच्छा, एक बात और बताइए, अब ये मैप देखने के बाद क्या आप गोलार्ध का पता लगा पाएंगे? जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे एक प्रश्न पूछा कि साहब बताएं एशिया किस गोलार्ध में आता है लगभग, तो आप देखेंगे कि गोलार्ध हमने पढ़ा था ना, हमने 2 गोलार्ध पढ़े थे। अब आपको गोलार्ध के बारे में पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि सर पृथ्वी को हम 4 गोलार्धों में बांटते हैं, 2 गोलार्ध अक्षांश के हिसाब से और 2 गोलार्ध देशांतर के हिसाब से। 2 हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड 2 हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री का जो अक्षांश है वो इसे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड देशांतर इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटता है। अब चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जो एशिया महाद्वीप है वो किस गोलार्ध में आएगा? तो आप जवाब देंगे कि सर ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। तो अगर छोटा सा हिस्सा छोड़ दें, बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा आप अगर ये छोड़ दें, तो एशिया का लगभग 98% जो हिस्सा है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और वहीं आप देखें तो यहां कहीं से दोस्तों, यहां कहीं से 0 डिग्री की लाइन निकलती है। तो अगर देशांतर के हिसाब से आप देखेंगे तो क्या कहेंगे? सर ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में अगर कोई गोलार्ध आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में आता है, जबकि देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में आता है। अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड इट लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये पूरी जानकारी हर एक महाद्वीप के बारे में आप पता करोगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखें ये इक्वेटर है, ये लाइन क्यों बना दी मैंने, एक मिनट, देखो ये इक्वेटर है और ये देखो। अब कोई ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में देखें इक्वेटर के दक्षिण में आ रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है अकॉर्डिंग टू दी लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो ये पूरा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध है, तो ऑस्ट्रेलिया भी किस में आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि कौन सा इलाका किस गोलार्ध में है। अब आप अफ्रीका के बारे में पूछेंगे तो अफ्रीका दोनों गोलार्धों में है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध में भी आता है, तो ये दोनों हेमिस्फीयर में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर अमेरिका कहां पर है तो उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण अमेरिका कहां पर है तो इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। यूरोप कहां पर है तो यूरोप भी आप देखें तो हम कह सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नदर्न हेमिस्फीयर में है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से आपसे अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर कि ये हेमिस्फीयर वाली बात भी आप ध्यान रखें, इन सभी बातों को आप याद रखें। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन वर्क है, आप बस एक बेसिक सी कॉपी लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक एक कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, फिर ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर बनाएंगे अफ्रीका, यहाँ पर बनाएंगे यूरोप, यहाँ बन जाएगा एशिया, यहाँ बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बन जाएगा अंटार्कटिक। और इन सब के बारे में जो जो हमने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं उन सब को आप रिकॉल करके लिखोगे। जैसे यहाँ लिखोगे कि यहाँ रॉकी पर्वत है, रॉकी माउंटेन है, यहाँ अपलेशियन है, ये दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ अटलांटिक ओशियन है, बीच में ये पनामा वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है। यहाँ आप लिखोगे दुनिया का चौथे नंबर का महाद्वीप है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज यहाँ पर स्थित है, साथ ही साथ में अमेजन नाम की नदी भी यहाँ पर बहती है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ अटलांटिक ओशियन है। ऐसा ही आप अफ्रीका के बारे में लिखेंगे कि साहब 3 लाइन यहाँ से होकर के जाती है, नील नदी बहती है, एटलस है,
ड्रैकन्सबर्ग है। इस तरह से हर एक महाद्वीप के बारे में आप जो भी जानकारी लिखी है उसे रिकॉल करेंगे, ताकि ये बहुत बेसिक तथ्य आपके दिमाग में इस तरह सेट हो जाएं कि कभी भी यहाँ से कोई भी प्रश्न बने या आगे के लेक्चर में जब मैं चर्चा करूं कि अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण, तो दिमाग में तुरंत ये मैप बनना चाहिए। एटलस अगर एक बार याद हो गया, मैप चित्र है, चित्र आपके दिमाग में याद हो गया, तो फिर ये चीजें आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और महासागरों की चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो चर्चा हो गई स्थल मंडल के बारे में। अब हमें बात करनी है दोस्तों जल मंडल के बारे में। अब हमें हाइड्रोस्फीयर को डिस्कस करना है। तो देखिए, जल मंडल के बारे में पहले कुछ बहुत बेसिक बातें हम समझेंगे, फिर आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात आप याद रखें कि जल मंडल का अर्थ ये होता है, हाइड्रोस्फीयर वर्ड ग्रीक भाषा के यूडोर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, वाटर, जिसका मतलब होता है जल। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है पृथ्वी पर जो भी पानी है वो सभी जल मंडल का हिस्सा है। वॉट एवर द पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ इज हाइड्रोस्फीयर, वही जल मंडल कहलाता है। तो सर, पूरे पानी में क्या आता है? तो पूरे पानी में महासागर आएंगे, ओशन आएंगे, महासागरों का पानी आएगा, सागरों का पानी अर्थात सी, उसके अलावा इसमें नदियां भी आएंगी, रिवर्स भी आएंगी, रिवर्स के अलावा इसमें ग्लेशियर भी आएंगे, ग्लेशियर के अलावा इसमें ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल भी जल मंडल का ही हिस्सा है। तो जिस रूप में भी, जहां पर भी पूरी पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, तो वो सारा का सारा पानी जल मंडल कहलाता है। वो सारा जलीय हिस्सा, द वाटर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के जलीय भाग को ही हम जल मंडल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, हमें यह भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो प्यारी पृथ्वी है, इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर पानी पाया जाता है, जबकि 29% भाग पर स्थल पाया जाता है, अर्थात लैंड मास पाया जाता है। तो जब अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को हम देखते हैं तो हमें एक नीले रंग का ग्रह दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी पर जो 71% पानी पाया जाता है, जो 71% वाटर पाया जाता है, इस 71% पानी का 97.5% जो हिस्सा है वह पीने योग्य नहीं है, वह सभी लवणीय पानी है। वो सारा का सारा सैलाइन वाटर है जो महासागरों, सागरों या फिर खारे पानी की झीलों में पाया जाता है। सिर्फ 2.5% हिस्सा ही पृथ्वी पर मीठे पानी का है, फ्रेश वाटर का है, और इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हिमनद के रूप में पाया जाता है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसका नदियों के रूप में पाया जाता है। तो अगर यही बात हम आपको डायग्राम से दिखाएं तो कुछ ऐसा है, हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर पानी पाया जाता है और 29% भाग पर स्थलीय भाग है। लेकिन ये जो 71% वाटर आप देख रहे हैं दोस्तों, इस 71% हिस्से को, अगर उस 71% हिस्से को 2 मिनट के लिए आप 100 मान लीजिए, तो इसका 97.35 एक ही है, ये सैलाइन वाटर है, अर्थात लवणीय पानी है, खारा पानी है, और बाकी का जो हिस्सा है वो मीठा पानी है, वो फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर में भी आप देखें सबसे बड़ा हिस्सा आइस कैप अर्थात हिमनद के रूप में पाया जाता है। आइस कैप के बाद दूसरे नंबर पर ग्राउंड वाटर अर्थात भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है।
तीसरा फ्रेश वाटर लेक अर्थात मीठे पानी की झीलों के रूप में पाया जाता है। चौथा इनलैंड सी और सॉल्ट लेक में पाया जाता है। पांचवा एटमॉस्फेयर और छठवा नदियों के रूप में पाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि टोटल वाटर है, ओशियन है, सलाइन वाटर है, इस तरह पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारी पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में है और नदियां सबसे आखिरी में आती हैं। रिवर 0.0001 हिस्सा पानी का किसमें पाया जाता है? नदियों में। जबकि 0.68% हिस्सा पाया जाता है ग्राउंड वाटर में और 2% जो हिस्सा है वो कहाँ पाया जाता है? आइस कैप में। तो अगर यूपीएससी का आप सवाल देखेंगे उसमें यही तो पूछा गया था। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है? तो जवाब देंगे सर महासागरों में है। फिर पूछेगा फ्रेश वाटर कहाँ पर है? फ्रेश वाटर तो बताएंगे ग्लेशियर में है। कितना है? ऑलमोस्ट 2% है। फिर बाकी इसके बाद ग्राउंड वाटर भूमिगत जल आता है। इसके बाद एटमॉस्फेयर वायुमंडल आता है और आखिरी में क्या आता है? रिवर अर्थात नदियां आती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का हमारी पृथ्वी पर। ठीक, तो अब यहीं से एक टॉपिक निकल के आएगा कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जो बड़ी जलराशियां पाई जाती हैं, जो बहुत लार्ज वाटर बॉडी पाई जाती हैं, इन्हीं को हमने नाम दिया है महासागर, इन्हीं को हमने नाम दिया है ओशियन। और हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं। देयर आर टोटल 5 ओशियन ऑन आर ब्लू प्लैनेट। और इन 5 महासागरों के नाम है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इसके बाद सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, और 5वें नंबर पर आता है आर्कटिक ओशियन अर्थात आर्कटिक महासागर। तो हमारी पृथ्वी पर 2 बातें हमने देखी कि सर 71% हिस्से पर पानी है, इसका लगभग 97.5% हिस्सा खारे पानी का है, 2.5% पीने योग्य है, जिसमें से भी 2% हिमनदों में है, उसके बाद ग्राउंड वाटर में है, फिर जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में है, वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में है, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा विच इज 0.0001% जो पार्ट है वो नदियों में पाया जाता है, वो रिवर्स में पाया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है तो मेक श्योर कि आपको याद रहे। अब दोस्तों जो हमारा महासागर है इसमें एक बहुत अच्छी लाइन दी गई है, एक लाइन देकर के छोड़ दिया गया है कि जितने भी हमारे महासागर हैं, जितने भी हमारे ओशियन हैं, दे ऑल आर डायनेमिक। इन सभी महासागरों में गतिशील हैं। ये सारे के सारे महासागरों में गति होती है और ये गतियां किसके द्वारा होती हैं? तो 3 अलग अलग चीजें हैं। एक है दोस्तों तरंग, एक है महासागरीय धाराएं ओशियनिक करंट, और एक है ज्वार भाटा अर्थात टाइड एंड ईप। अब सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो देखें कि हमारे महासागर हमेशा गतिशील रहते हैं, ठीक है, और ये इसलिए है क्योंकि महासागरों में 3 गतियां हैं, एक है तरंगे, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरी है महासागरीय जलधाराएं। एक है टाइड एंड ईब या टाइड कह सकते हैं, एक है वेव और एक है ओशियनिक करंट। अब ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में ये समझेंगे कि ओशियनिक करंट क्या होती है, ओशियनिक वेव क्या होती है और ज्वार भाटा का अर्थ क्या होता है। ठीक, चले तो अब दोस्तों हमें पढ़ना है 5 महासागरों के बारे में, 5 ओशियन के बारे में पढ़ना है। तो एक और मैपिंग वर्क है। हमने अभी महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, अब हम महासागरों के बारे में बहुत बेसिक जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर वायुमंडल के बारे में बहुत ब्रीफ में दिया गया है, और फिर हम जीव मंडल पढ़ेंगे, बायोस्फीयर पढ़ेंगे। अभी लाइट नहीं है जिस वजह से लाइट कम हो गई है, पर लाइट आ जाएगी तो अगेन सारी चीजें। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों वह है प्रशांत महासागर, वह है पैसिफिक ओशियन।
ठीक है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को जब आप देखते हैं तो जब आप मैप में, हमारी पृथ्वी का मैप ये हमने बनाया है, पर एक्चुअल में हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो अगर आप इसे देख पा रहे हैं ध्यान से, मे भी शायद नहीं, तो ये पूरा प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसके एक तरफ आप देखेंगे एशिया है, एक तरफ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहां देखेंगे तो एक तरफ उत्तर अमेरिका है, और यहां देखेंगे तो एक तरफ दक्षिण अमेरिका है। तो ऑलमोस्ट जो प्रशांत महासागर है वो राउंड शेप में है, ऑलमोस्ट वो गोल है, जिसमें यहां एशिया है, यहां ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगर आप पैसिफिक ओशियन का इस तरह से एक मैप बनाएं, इस तरह से एक मैप बनाएं, तो यहां आपको प्रशांत महासागर के हिस्से में, एक हिस्से में आपको दिखेगा एशिया ऑस्ट्रेलिया, और दूसरे हिस्से में आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, विच इज द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। फिर आप देखेंगे दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर, जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। ये दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर है। अब इसके बारे में कुछ कमाल के फैक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप इसके आकार को देखेंगे तो इसका आकार अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर की तरह दिखाई देता है। और ये महासागर आप देखें तो इसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सारे महाद्वीपों के बीच में बना हुआ है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और है कि अटलांटिक महासागर के पास जो महाद्वीप हैं, जैसे यहाँ यूरोप है, यहाँ अमेरिका है, इन सभी की जो तट रेखा है वो बहुत ही ज्यादा दंतुरित है, वह बहुत ज्यादा इंडेंटेड है। दंतुरित होने का मतलब है वो कुछ इस तरह है, आड़ी तिरछी। इसकी वजह से क्या होता है, यहां दुनिया के सबसे अच्छे बंदरगाह विकसित होते हैं, यहां दुनिया के सबसे अच्छे पोर्ट्स का डेवलपमेंट या हार्बर का डेवलपमेंट होता है। और इसी इलाके में आप देखें तो दुनिया के सबसे विकसित देश भी स्थित हैं, यूरोप है, अमेरिका है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अटलांटिक महासागर है वो व्यापार की दृष्टि से, वो ट्रेड की दृष्टि से दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है, दुनिया का सबसे बिजी ओशियन है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, लेकिन दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है, सबसे बिजी ओशियन कौन सा है, तो जवाब होगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और यहां पर किस प्रकार की तटरेखा है, तो अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो बहुत दंतुरित है, वो इंडेंटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरा बड़ा महासागर है दोस्तों, वो है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर, अर्थात इंडिया के नाम पर रखा गया है। बाकी दुनिया में 5 महासागर हैं, पांचों में से कोई भी ऐसा महासागर नहीं है जो किसी देश के नाम पर बनाया गया हो। बट इंडियन ओशियन, भारत के नाम पर इसका नाम इंडिया रखा गया है दोस्तों, इंडियन ओशियन रखा गया है। और आप देखें कि इसके एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप है। क्लियर। इंडियन ओशियन के बाद चौथा जो बड़ा महासागर है वो है सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। और अभी हमने आपको मैप में दिखाया था कि ये बीच में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। और अंटार्कटिक महाद्वीप से जो 60 डिग्री का लैटिट्यूड बनता है, 60 डिग्री का अक्षांश बनता है, वहां तक फैला हुआ है एक महासागर, और इसे सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, किस नाम से, सदर्न ओशियन के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा महासागर है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 महासागरों से जुड़ता है। इसमें इंडियन ओशियन भी आके मिलता है, अटलांटिक ओशियन भी आके मिलता है, और प्रशांत महासागर भी आके मिलता है, पैसिफिक ओशियन भी आकर के
मिलता है। फिर है दुनिया का सबसे छोटा महासागर जो कि उत्तरी गोलार्ध में या उत्तर ध्रुव के पास स्थित है, इसे कहा जाता है आर्कटिक महासागर। 3 महाद्वीपों से सीमाएं जुड़ी हैं, एशिया से, यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से। तो ये बेसिक जानकारी दी गई है महासागरों के बारे में। और प्रशांत महासागर में ये जो फिलीपींस है, यहीं पर दोस्तों पाया जाता है मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना डेप्थ, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। इट इज द ग्रेटेस्ट डीप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब आप देखें यहां जानकारी दी गई है प्रशांत महासागर के बारे में। लार्जेस्ट ओशियन है जो 1/3 ऑफ द अर्थ पर, पूरी पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। लगभग वृत्ताकार है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। तो वो भी हमने मैप में देखा। ये अटलांटिक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर। ये एस आकार का है और दूसरा बड़ा महासागर है। यह नॉर्थ और साउथ अमेरिका, यूरोप, एक मिनट ये गलत हो गया, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका, यहां आएगा अफ्रीका दोस्तों, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका से घिरा हुआ है। क्लियर। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, इररेगुलर और हाईली इंडेंटेड है, जिस वजह से यहां बहुत अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह बनते हैं। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है, बिजिएस्ट ओशियन कहा जाता है। हिंद महासागर किसी देश के नाम पर इकलौता है। यह लगभग त्रिभुजाकार है। ओके, इसके अलावा सदर्न ओशियन है। ओके, दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। फिर आर्कटिक महासागर आर्कटिक सर्किल के आसपास फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से छिछले जल एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लासेस में जब हम इंटरनेशनल डेटलाइन पढ़ रहे थे तो वहां हमने आपको बेरिंग जल संधि के बारे में बताया था, बेरिंग स्ट्रेट के बारे में बताया था कि ऊपर आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जिसे चुकची सागर कहा जाता है और नीचे प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जिसे बेरिंग सागर कहा जाता है। दोनों का पानी आपस में जुड़ता है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं और 2 स्थलीय भागों को अलग करता है, एक नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला हिस्सा और दूसरा रशिया का साइबेरिया वाला हिस्सा। यहीं पर बेरिंग स्ट्रेट स्थित है। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों दुनिया के प्रमुख महासागर, मेजर ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मुझे एक बार ये मैप देखिए, फिर छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है, वो कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलें। तो आज हम वायुमंडल के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अगला जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें मैं 10 मिनट या 15 मिनट में आपको वायुमंडल समझा दूंगा। भी लाइट मुझे लग रहा था आ जाएगी, पर अब तक ये नहीं आई है। अभी हम जीव मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये वाला टॉपिक तो एटलीस्ट हमारा खत्म हो ही जाएगा। देखिए, बेसिकली हमारी अर्थ में, अगर मैं अर्थ को इस तरह से बनाऊं तो हमारी अर्थ में लाइफ तभी पॉसिबल है जब तीनों चीजें आपस में आकर के मिले। सर तीनों चीजें कौन सी? इसमें स्थलीय भाग भी चाहिए, लैंड मास भी चाहिए, इसमें वाटर भी चाहिए और इसमें एयर भी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पृथ्वी पर जीवन चाहिए, अगर हमें अर्थ में लाइफ चाहिए, तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। इसमें हमें वाटर भी चाहिए, अर्थात हाइड्रोस्फीयर भी होना चाहिए, इसमें वायुमंडल एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए और स्थल मंडल लिथोस्फीयर भी होना चाहिए। तो पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा जहां पर ये तीनों मंडल मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं, उसे ही हम जैव मंडल का नाम देते हैं, उसे ही हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। अब देखें इसकी परिभाषा एक बार। तो स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग, एक बहुत लिमिटेड एरिया है जहां जीवन मौजूद है, उसे जीव मंडल कहा जाता है। नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज द बायोस्फीयर। इसके 2 भाग हैं,
एक है जंतु जगत और एक है पादप जगत, एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। बाकी ये जो चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो ये हम अगली क्लास में समझेंगे। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए, संतुलन को बनाए रखने पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें, जो हम शुरू करेंगे मंगलवार से और एक बड़ी सी क्लास लेकर के उसको खत्म भी करने की कोशिश करेंगे। यह अध्याय हमारा खत्म होता है, इसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसमें हमने जाना है दोस्तों कि आखिरकार पृथ्वी में जो चार अलग अलग मंडल हैं उनका अर्थ क्या है, उनकी एक बेसिक परिभाषा क्या है, और उससे भी इंपॉर्टेंट हमने बहुत सारा मैपिंग वर्क इस चैप्टर के द्वारा किया है। अब जो अगला चैप्टर है उसमें हमें इंटीरियर पढ़ना है और उसमें 2 अध्यायों को हम क्लब करने वाले हैं। एक तो है दोस्तों 7वीं कक्षा का दूसरा अध्याय और 11वीं कक्षा का तीसरा अध्याय। मेक श्योर कि वो क्लास आप किसी भी तरीके से मिस ना करें और बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक कोर टॉपिक है जिसे बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट भी बनाएंगे और टेबल का उपयोग करते हुए आपको चीज़ें आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। मंगलवार को आपसे मुलाकात होगी सुबह 8 बजे, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे और वायुमंडल के बारे में जो 15 मिनट का डिस्कशन है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है और उसमें ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर ऑल ऑफ यू।